म्यूचुअल फंड की एक डिमांडिंग कैटेगरी जो आज के टाइम में सभी रिटेल इन्वेस्टर्स की एक फेवरेट कैटेगरी बन चुकी है, जिसका नाम है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप के अंदर लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में, और बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए दो ऐसे मिड कैप के ऊपर जो अभी के टाइम में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड 2024 के अंदर में मिड कैप कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहे थे। एक का नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड एंड एक का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में एक रिटेल इन्वेस्टर की एक फेवरेट कैटेगरी कैसे बन जाती है, क्या रीजन होता है एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिड कैप के अंदर आपको कौन कौन से रिस्क का कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही पता नहीं रहेगा तो आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट कर देंगे तो आप ज्यादा दिन तक इन म्यूचुअल फंड में टिक पाएंगे ही नहीं। तो यहां से इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक मिड कैप के इन्वेस्टर हैं या मिड कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी एक रिटेल इन्वेस्टर की तभी फेवरेट होती है जब वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होती है। केवल एक ही रीजन होता है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है अभी के टाइम में, इसीलिए लोग भर भर के इस कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर ये कैटेगरी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इसका मतलब इसके अंदर रिस्क भी होता होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जो म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा रिटर्न देता है उसके अंदर रिस्क भी ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर मिड कैप कैटेगरी आपको अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता होगा। थोड़ा बहुत रिस्क नहीं होता होगा, बहुत ज्यादा होता होगा। इसी रिस्क के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मिड कैप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला रिस्क है वोलेटिलिटी रिस्क। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे मिड कैप के म्यूचुअल फंड है जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर केवल 30 कंपनी को 40 कंपनी को ही रखना पसंद करते हैं। अब ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर में उनको ज्यादा ग्रोथ मिल पाए। अब देखिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर 30 कंपनी को रख रहे हैं और 30 में से अगर कोई 5 कंपनी 10 साल के बाद 15 साल के बाद एक अच्छा खासा ग्रोथ कर गई या मल्टी बैगर बन गई, सोचिए आपको कितना ज्यादा रिटर्न दे सकती है। इसीलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड कम स्टॉक को रखते हैं। बट इसका नुकसान क्या होता है कि जब बेयर मार्केट चालू होता है और ये 30 कंपनी जो होती है पोर्टफोलियो के अंदर में ना, इस 30 में से अगर 5 कंपनी फ्लॉप कर गई या आगे जाके 5 कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। अगर आपने उस म्यूचुअल फंड के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया है, आपके पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कम कंपनीज के ऊपर बेट ले रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर वो बेट ले रहा है, इसका मतलब अगर कामयाब होगा बेट के अंदर में, तो आपको बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। बाकी म्यूचुअल फंड, बाकी मिड कैप के मुकाबले या बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपको इस म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि कंपनीज बहुत ज्यादा कम है। बट वहीं पे इन कंपनीज के अंदर गिरावट होता है क्योंकि वेटेज ज्यादा होता है, डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। किसी भी एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होगी, किसी में 10% का वेटेज होगा, किसी में 8% का वेटेज होगा। अब इसका नुकसान यही होता है कि जो ज्यादा वेटेज वाली कंपनी है इसके पोर्टफोलियो में, वो नीचे गिरेगी ना, तो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। इसीलिए इसमें वोलेटिलिटी रिस्क बहुत ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। दूसरा रिस्क है वैल्यूएशन रिस्क। अब देखिए, 3 कैटेगरी होती है पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर। मेन कैटेगरी 3 ही होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब ये जो मेन कैटेगरी है, इसमें जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। अब जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो भारत की 100 कंपनी होती है, भारत की टॉप 100 कंपनी, जो कि लगभग पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को संभाल के रखी हुई है। मतलब उसके अंदर कितना भी पैसा आ जाए, उन टॉप 100 कंपनी में कितना भी पैसा आ जाए, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनके वैल्यूएशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जाइंट कंपनी है। मतलब कि वो बहुत ज्यादा पैसा सोख सकती है अपने अंदर में। वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो इसके अंदर 150 कंपनी होती है। अब जो मिड कैप म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है, वो मिड कैप कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट करता है। लगभग 65% पैसे को मिड कैप कंपनीज में डालना ही होता है, ये सेबी का रूल है। तो अगर 65% पैसा मिड कैप कंपनी में जा रहा है और मिड कैप फंड में इतना ज्यादा इन्फ्लो आ रहा है अभी के टाइम में, बहुत सारे लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहां बेचारे फंड मैनेजर को, जो मिड कैप का फंड मैनेजर है, उसको मजबूरी में उठा के उन्हीं मिड कैप कंपनी के अंदर डालना पड़ता है। एंड अगर पूरे मिड कैप यानी कि जो 150 कंपनी है मिड कैप की, इनके मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 80 लाख करोड़ का है, केवल 80 लाख करोड़ का है। और इस 80 लाख करोड़ के मार्केट कैप में खूब इन्फ्लो आ रहा है, खूब इन्फ्लो आ रहा है। अब इसके वजह से जो मिड कैप का वैल्यूएशन होता है ना, वो हमेशा हाई रहता है। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में कोई दिक्कत नहीं होता है, स्मॉल कैप का वैल्यूएशन नीचे भी गिर जाता है, लगभग 24-25 का भी पी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत कंपनीज है, स्मॉल कैप में तो 250 कंपनी है ही। अब 250 की बात की जो कंपनी होती है ना, वो भी स्मॉल कैप ही होती है, तो उसके अंदर भी फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर देता है। जो 1000 करोड़ की कंपनी है, 2000 करोड़ की कंपनी है, उसके अंदर भी आपके पैसों को डालता है। बट मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जो बीच में फंस गई है, केवल 150 कंपनी है और उस 150 कंपनी में ही सारा पैसा उठा के डालना पड़ता है। इस वजह से वैल्यूएशन हमेशा हाई रहता है, इसका पी रेशियो हमेशा हाई रहता है। एंड जो आखिरी रिस्क है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लिक्विडिटी रिस्क। अब देखिए, जो ये लिक्विडिटी
लिक्विडिटी रिस्क होता है ना, ये आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपको हर महीने देखने को नहीं मिलता है, ये कभी काल देखने को मिलता है। मतलब जब एक भारी क्रैश आता है, जब 2007 के अंदर में एक भारी क्रैश आया था, 2020 के अंदर में एक क्रैश आया था, जब ऐसा क्रैश आता है ना मार्केट के अंदर में, तब आपको लिक्विडिटी का इशू देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, जब आप मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर को आपके पैसे को उठा के मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। ये आप सभी लोगों को पता है, लगभग 65% कम से कम आपके पैसे को मिड कैप कंपनी में डालना ही होता है। अब जब बुल रन चल रहा होता है, जब मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होता है, उस टाइम पे फंड मैनेजर को कोई दिक्कत नहीं होता है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि सामने बायर भी बैठा होता है, सेलर भी बैठा होता है, तो जब चाहे तब बाय कर लेता है, जब चाहे तब सेल कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है बुल मार्केट के अंदर में। बट दिक्कत तब स्टार्ट होती है जब बेयर मार्केट चालू होता है और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है और इन्वेस्टर्स के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं। तब दिक्कत होता है वहां पे फंड मैनेजर को, वो बेचारा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को फुलफिल ही नहीं कर पाता है, क्योंकि सामने कोई बायर बैठा ही नहीं होता है, सामने केवल सेलर बैठे होते हैं। कि जब मार्केट नीचे गिरता है ना, सभी लोग सेल कर रहे होते हैं, सभी लोग बेच रहे होते हैं, बहुत कम लोग उस टाइम पे खरीद रहे होते हैं। अब जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा खरीदते और बेचते हैं, तो वहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है लार्ज कैप कंपनीज के अंदर। वहां पे कितना भी क्रैश आ जाए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वहां पे बहुत सारे लोग खरीदने के लिए बैठे हुए और बेचने के लिए बैठे हुए। बट दिक्कत होती है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि यहां पे जब मार्केट गिरता है तब सामने कोई खरीदने वाला बैठा ही नहीं होता है, और जब तक सामने कोई खरीदने वाला नहीं बैठा है तब तक आप अपने स्टॉक्स को बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है और यहां पे लेन देन का ही काम चलता है। इसीलिए फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा लिक्विडिटी का इशू होता है और बहुत सारे लोगों के पैसे मिलने में बहुत दिनों का टाइम लग सकता है। अब देखिए, भारत जैसे ग्रोइंग कंट्री के अंदर मिड कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना एक क्लेवर ऑप्शन होता है, क्योंकि जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो मिड कैप कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और जो मिड कैप कंपनी होती है ना, वो ग्रोइंग फेज में होती है। लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, स्मॉल कैप ग्रो करने वाली है, बट जो मिड कैप कंपनी होती है ये ग्रोइंग फेज में होती है। और सबसे बेस्ट टाइम तब होता है किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का जब वो ग्रो कर रही होती है, और मिड कैप फंड्स के अंदर मैक्सिमम कंपनी वही होती है जो अभी के टाइम में अपने ग्रोइंग फेज में होती है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका फायदा तभी होता है जब आप अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप 10-15 साल तक पैसा नहीं छुएंगे ना, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है, आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके यहां से बाहर निकलते हैं। अब हम ऐसे ही दो मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोनों म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करने वाले हैं, एक का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड एक का नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इन दोनों मिड कैप को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इस म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो लाइए, तो मैं आज एक डिटेल एनालिसिस वीडियो लेके आ चुका हूं। तो यहां से अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के इन्वेस्टर हैं, पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के बारे में। इसका फंड साइज अभी के टाइम में लगभग 6000 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है 0.65% का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग 23% का रिटर्न है और कैटेगरी का लगभग 12% का रिटर्न है, मतलब बुरी तरह से बीट किया है कैटेगरी एवरेज को। 6 महीने की बात करें शॉर्ट टर्म की तो लगभग 3.5% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने माइनस में रिटर्न दिया है, मतलब यहां पे भी बीट कर दिया है। और लंबे टाइम की बात करें 2 साल में लगभग 34% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर में लगभग 32.5% का रिटर्न है, एंड पिछले 12 साल के अंदर में लगभग 21.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क ने केवल 15% का दिया है एंड कैटेगरी ने लगभग 21% का रिटर्न दिया है, मतलब कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को आसानी से बीट कर दिया है 12 साल के अंदर में। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तो इसका फंड साइज है लगभग 27,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.64% का। पिछले एक साल के अंदर में मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 22.5% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को और बेंचमार्क को बुरी तरह से बीट कर दिया है। लगभग आपको इन्वेस्को इंडिया के बराबर ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने के अंदर में -2% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है और बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है। इसका मतलब यहां पे इन्वेस्को इंडिया आगे निकल जाता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। वोलेटिलिटी के टाइम में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने। 2 साल की अगर बात करें तो लगभग 38% का रिटर्न है, 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 39% का रिटर्न है, एंड पिछले 10 साल की अगर बात करें तो लगभग 24% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, यानी कि आज से 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 1,10,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। 10 साल के अंदर में लगभग 19% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड शॉर्ट टर्म की बात करें, 6 महीने की बात करें या 3 महीने की बात करें तो अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 29 म्यूचुअल फंड है मिड कैप के अंदर, उसमें 1 नंबर पे रैंक कर रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। एंड अगर
इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,80,000 रुपए हो जाती। लगभग 22% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। सोचिए 22% का रिटर्न दिया है 10 साल के अंदर में। वहीं पे अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2014 के अंदर में, यानी कि आज से 11 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 1,12,000 रुपए हो जाती। लगभग आपको 24% का रिटर्न दिया है पिछले 11 साल के अंदर में। अपने कैटेगरी में 5 नंबर पर रैंक कर रहा है। 10 साल के अंदर में लगभग 19.5% का रिटर्न है, 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, अपने 1 नंबर पर रैंक कर रहा है कैटेगरी के अंदर में। बट अभी शॉर्ट टर्म के अंदर में 6 महीने 3 महीने के अंदर में एक भारी गिरावट आपको देखने को मिला है। बट पिछले 1 महीने में अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब ये म्यूचुअल फंड लंबे टाइम का म्यूचुअल फंड है, सेम टू सेम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015, यानी कि आज से 10 साल पहले, तो उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 23.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में, जो कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप से थोड़ा सा ज्यादा है। इन्वेस्को का लगभग 22% का था, इसका लगभग 23% का है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो लगभग आपका 100% पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 46 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 9% है, मिड कैप की 32% है एंड स्मॉल कैप की लगभग 21.5% है। यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा लोकेशन है, तो रिस्क भी यहां पे बहुत ज्यादा होने वाला है। वहीं पे अगर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको बीएससी लिमिटेड दिखने वाला है, जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। एल&टी फाइनेंस है, जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। परसिस्टेंट स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड है, जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है। बट सबसे ज्यादा वेटेज है बीएससी लिमिटेड के अंदर, जो कि 5.5% का है। वहीं पे अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो 100 में से इक्विटी होल्डिंग लगभग 75% है एंड इस 75% में से एफएनओ होल्डिंग लगभग 7.5% है। अदर्स के अंदर 32% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी केवल इसमें 34 होने वाली है, केवल 34 कंपनी है। इन्वेस्को इंडिया में लगभग 40 से ज्यादा थी। लार्ज कैप में 0% वेटेज है, कोई भी आपका पैसा लार्ज कैप कंपनी में नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। मिड कैप में 13% एंड स्मॉल कैप में लगभग 15.5%। अदर्स के अंदर लगभग 38% पैसा आपका डाला जाएगा। मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए इसमें भी रिस्क आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, सेम टू सेम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। सबसे इंपॉर्टेंट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम सबसे ऊपर दिखेगा, जिसका लगभग 10% का वेटेज है। अब देखिए सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला ये कंपनी है, इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है। लगभग 10% का वेटेज है। कोफोर्ज लिमिटेड का लगभग 9.5% का वेटेज है। कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 8% का वेटेज है। पॉलीकैप का लगभग 5% का वेटेज है। मतलब ये टॉप की जो 3-4 कंपनी है ना, इसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है। मतलब ये कंपनी अगर नीचे गिरती है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपको एक साफ साफ एग्जांपल दिख चुका है कल्याण ज्वेलर्स का। कल्याण ज्वेलर्स में एक भारी गिरावट हुआ एक फेक न्यूज की वजह से, जिसके वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का पूरा रिटर्न ही खराब हो गया पिछले 3 से लेकर 6 महीने का। एंड आखिरी में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन है लगभग 15.5 का। सोचिए 15.5 का है, कैटेगरी एवरेज का खुद का 15.5 का लगभग है। इसका मतलब इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा की अगर बात करें तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा सा कम इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। बट 0.86 का अच्छा माना जाता है, क्योंकि 1 से कम है। शार्प रेशियो की बात करें 1 से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है। वहीं पे अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 16 से भी ज्यादा है। इसका मतलब इन्वेस्को इंडिया मिड कैप से भी ज्यादा इसमें वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा 0.83 का है, कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये थोड़ा सा कम नीचे गिरने वाला है। अच्छा खासा माना जाता है, 0.83 का बीटा अच्छा होता है। शार्प रेशियो की अगर बात करें तो 1 से बहुत ज्यादा है और इन्वेस्को इंडिया से भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इन्वेस्को इंडिया और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है। अब इन दोनों मिड कैप के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के 2 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है आदित्य खेमानी एंड दूसरे का नाम है अमित गनात्रा। ये 2 फंड मैनेजर हैं जो कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप को मैनेज करते हैं। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है निकेत शाह, दूसरे का नाम है सुनील सावंत, तीसरे का नाम है राकेश सेट्टी एंड चौथे का नाम है अजय खांडेलवाल। ये 4 लोग मिलकर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को मैनेज करते हैं। तो यहां तक हमने बात कर लिया इन दोनों मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में, रिटर्न के बारे में एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना रिस्क का सामना करने को मिलेगा इसके बारे में बात कर लिया है। अब अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की तो शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिला है शॉर्ट टर्म के अंदर में, बट इन्वेस्को इंडिया ने आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखा हुआ है मिड कैप के अंदर। बट लंबे टाइम की बात करें दोनों ही म्यूचुअल फंड ने आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 11 साल के अंदर में, 12 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पोर्टफोलियो के बारे में बात करें
दोनों ही फंड आपके मैक्सिमम पैसे को मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए दोनों ही के अंदर आपको ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिलेगा। बट अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो इसमें डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जो शुरू के टॉप 3 कंपनी है ना इसके पोर्टफोलियो के अंदर, उसमें ज्यादा डिपेंडेंसी है। 10-10% का वेटेज है, 9% का वेटेज है, 8% का वेटेज है सिंगल कंपनी के अंदर। तो अगर उनके अंदर एक भारी गिरावट होती है तो मोतीलाल के अंदर भी एक भारी गिरावट का सामना देखने को मिल सकता है। वहीं इन्वेस्को इंडिया की बात करें तो इसमें जो टॉप की कंपनी है बीएससी लिमिटेड, उसमें केवल 5.5% का वेटेज है। मतलब ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है यहां पे इन्वेस्को इंडिया के अंदर। तो अगर बीएससी ज्यादा नीचे भी गिरती है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि 40 से ज्यादा कंपनी है। वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर केवल 34 कंपनी है, तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर। रिस्क की अगर बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन मोतीलाल ओसवाल का ज्यादा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के मुकाबले, तो वोलेटिलिटी का ज्यादा सामना करने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। इन्वेस्को इंडिया में थोड़ा सा कम मिलेगा, बट इन्वेस्को इंडिया का भी 15 से ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसमें भी शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी आपको दिख सकती है। बीटा दोनों का अच्छा है, शार्प रेशियो दोनों का ही अच्छा है। मतलब दोनों ही फंड आपको लंबे टाइम के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। आखिरी में हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न को कंपेयर कर लेते हैं। पिछले 3 साल का हम रोलिंग रिटर्न कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये 3 साल के रोलिंग रिटर्न का चार्ट है। सबसे ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, उसके नीचे वाली जो लाइन है ये ऑरेंज कलर की, ये है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की, एंड सबसे नीचे वाली ग्रीन कलर वाली लाइन है ये है मिड कैप कैटेगरी की। अब इस चार्ट के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने बुरी तरह से बीट किया है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप को 3 साल के अंदर में। यानी कि रोलिंग रिटर्न के मामले में यहां पे साफ साफ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आगे निकल जा रहा है बहुत ज्यादा मार्जिन से। क्योंकि अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो केवल 26% का है, वहीं मोतीलाल का लगभग 35% का है। मीडियन रिटर्न इन्वेस्को इंडिया का 26% का है, मोतीलाल का लगभग 36% का है। मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्को इंडिया का लगभग 31% का है, वहीं मोतीलाल का लगभग 41% का। मतलब 3 साल के पीरियड में 41% तक का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। मिनिमम की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया लगभग 19% का मिनिमम रिटर्न दिया है, वहीं मोतीलाल ने लगभग 24% का मिनिमम रिटर्न दिया है। सोचिए 3 साल के अंदर में कम से कम 24% का रिटर्न तो दिया ही दिया है। निगेटिव दोनों म्यूचुअल फंड नहीं दिए। रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब कितने परसेंट ऑफ टाइम इन म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, तो 15 से लेकर 20% के बीच में इन्वेस्को इंडिया ने 0.42% ऑफ टाइम दिया है। वहीं मोतीलाल ने एक भी बार 15 से लेकर 20% के बीच में रिटर्न नहीं दिया है पिछले 3 साल के अंदर में। ग्रेटर देन 20% मतलब 20% से ज्यादा, तो लगभग 99% ऑफ टाइम इन्वेस्को इंडिया ने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है, एंड मोतीलाल ने 100% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड ने आपको पिछले 3 साल के अंदर में 20% का रिटर्न दिया ही दिया है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आई होप आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन पसंद आया होगा। अब देखिए, हम बैठ के यहां पे तय नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। वो आपके गोल और आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बना हुआ है। मैंने केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाया था कि आपको नॉलेज मिल जाए, आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में डीप में जानकारी मिल जाए कि आखिर में इसका रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, पोर्टफोलियो में आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, रोलिंग रिटर्न क्या है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, दोनों ही फंड लंबे टाइम के म्यूचुअल फंड है, तो अगर आप लंबे टाइम तक कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है, प्लीज इन दोनों म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा लॉस करा के भी जा सकते हैं दोनों म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के अंदर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।